हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे अपने आज नागरिकता की। पॉलिटी का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता। अभी देखेंगे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, चर्चा करेंगे उनकी। और साथ में अपने जानेंगे कि कौन कौन से प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, और संविधान के बाद जो अधिनियम है नागरिकता, वो अधिनियम किस वर्ष का है और उसमें क्या क्या खास बातें हैं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपने कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या बातें शामिल है। देखिए जरा, बात करें नागरिकता के बारे में, तो नागरिकता वाला जो चैप्टर है, पहले इंडेक्स बनाएंगे कि अपने इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, अगर इस क्लासेस की आपको पीडीएफ चाहिए तो बंसल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, बंसल क्लासेस सीकर के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल। तो वहां से आप अपनी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ वहां अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, पहले अपने क्या देखेंगे, नागरिकता के बारे में बात करेंगे। नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिटीजनशिप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। क्या इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, मतलब संविधान में क्या क्या बातें इसके बारे में लिखी हुई है, वो संवैधानिक प्रावधान क्या है। पहला पॉइंट कि संविधान में कौन कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद हैं, किस प्रकार का विषय है, इसके बारे में जो चर्चा की गई है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपने बात करेंगे संविधान में जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के बारे में। हालांकि संविधान के प्रावधानों में ही शामिल है, अनुच्छेद जो है वो साथ में देख लेंगे। उसके बाद नागरिकता प्राप्ति के तरीके पढ़ेंगे कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्ति के जो माध्यम हैं वो पढ़ेंगे। फिर नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, नागरिकता की समाप्ति कैसे सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है, वो समाप्ति की बात करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि इसमें जो अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम है, संशोधन कब किए गए हैं। हालांकि आर्टिकल में भी बात कर लेंगे, लेकिन एक विशेष अधिनियम है, जो विशेष संशोधन है जिसकी चर्चा करनी पड़ेगी अपने को। संशोधन 2019 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, विवादित बढ़ा रहा था, तो इस प्रकार का जो टॉपिक है उनकी चर्चा करेंगे। क्लियर है? पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान। देखिए, नागरिक का मतलब, नागरिक वह जो अपने देश के प्रति, जिस देश में वह रहता है उस देश के संविधान, उस देश के कानूनों के प्रति इच्छा रखता है, कानूनों के प्रति निष्ठा का भाव रखता है, और वहाँ के उस देश के जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो जितने भी अधिकार हैं वो एक नागरिक को प्राप्त होते हैं, उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो नागरिक, सिंपल सा कहें कि भारत में नागरिक का क्या अर्थ है, जैसे मैं अगर, आप अगर कहें तो आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आपका मतलब नागरिक है, मतलब आप भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, और आप भारत से, भारत की सरकार ने जो अधिकार अपने लोगों को दिए हैं वो अधिकार आपको प्राप्त है, तो आप क्या कहलाओगे? नागरिक कहलाओगे। अधिकार कौन से हैं, जैसे बात करें तो अधिकार होंगे कि चुनाव लड़ने का अधिकार आपको मिल गया, फिर ठीक है, फिर मूल अधिकारों में 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो अधिकार आपको मिल गए हैं। नागरिकता में और लाभ क्या है? सरकार की योजनाओं का लाभ किसको मिल पाएगा? आपको मिल पाएगा। सरकार प्राथमिकता देगी, सरकारी नौकरी में आप फॉर्म लगा सकते हैं, वो नागरिकता मिल जाएगी आपको। तो नागरिक तो होने पे आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। जैसे और अगर बात करें तो एक जो अपने काम का है कि टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो नागरिकों के पैसे कम लगते हैं, जबकि विदेशियों के पैसे क्या लगते हैं? ज़्यादा लगते हैं, तो वो भी एक फ़ायदा आपको मिलता है। क्लियर है? तो योजनाओं का लाभ है, टूरिस्ट प्लेस वाला हो गया, और अधिकारों वाला सबसे बड़ा लाभ होता है अधिकारों वाला, कि एक नागरिक को जो अधिकार होते हैं वैसे अधिकार किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भारत में नहीं मिल सकते, तो वो आपका सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। नागरिकता, नागरिकता एक तो क्या पढ़ेंगे, संविधान के भाग कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की नागरिकता है, किस प्रकार की नागरिकता है, और इसका स्रोत क्या है, हमने इसे लिया कहाँ से है, और कौन सा मंत्रालय इसे कंट्रोल करता है, और कौन सी सूची में शामिल है, कौन सी सूची में शामिल है। इस प्रकार के सवाल जो हैं वो अपने पूछेंगे। देखिए जरा, भाग नंबर, नागरिकता का भाग नंबर है 2 कि को संविधान के कौन से भाग में है, भाग नंबर 2 में शामिल है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में शामिल है, 5 से 11 में। प्रकार की अगर बात करें तो कौन से प्रकार है? एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है भारत में।
एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। और एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमने लिया कहाँ से है, हमारा इसे स्रोत क्या है, तो ये अपना स्रोत क्या है, ब्रिटेन है। हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप है, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को राज्य और देश दोनों की अलग अलग नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली तो आपकी बस नागरिकता का यही प्रावधान है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां अगर किसी व्यक्ति ने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है तो उसके साथ साथ उसने उस राज्य की, जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। मतलब अमेरिका का एक व्यक्ति अपनी जेब में 2 वोटर आईडी कार्ड रखता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति भारत का ही वोटर आईडी कार्ड रखता है, तो वो अपने होता है एकल नागरिकता। मंत्रालय कौन सा कंट्रोल करता है, नागरिकता का जो मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है, वो गृह मंत्रालय है नागरिकता का, याद रखेंगे। और सूची कौन सी है, ये संघ सूची का विषय है, ये केंद्र सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। किसका है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। क्लियर है, तो ये प्रावधान है नागरिकता के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नागरिकता के बारे में और क्या क्या है। अब सबसे पहले अपन काम करेंगे किस पे, कि ये अनुच्छेद क्या है, हमें उन अनुच्छेदों का बताइए कि अनुच्छेद कौन कौन से। लिखो जरा, सबसे पहले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का क्या प्रावधान है, कि जब संविधान लागू किया गया तब नागरिकता से जुड़ी क्या बातें थी, कि जब संविधान बनाया गया, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब भारत में जो लोग ऑलरेडी निवास कर रहे थे उनके बारे में क्या प्रावधान होंगे। ये कौन से अनुच्छेद में लिखे हैं, ये लिखे हैं अपने अनुच्छेद नंबर 5 में। कि अनुच्छेद 5 ये कहता है कि इसमें उस समय अधिवास मतलब निवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया था, कि जो भारत में रह रहा है वो क्या कहलाएगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इस प्रकार का जो प्रावधान है वो रखा गया था। तो अधिवास के आधार पर डिसाइड किया गया था, डोमिसाइल, अधिवास के आधार पर। क्या कहा गया, देखिए जरा, जिसका जन्म कहां हुआ है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। जिसका जन्म भारत में हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात हमने संविधान के शुरुआती दौर में कह दी थी, कि जब हमने शुरुआत में संविधान को लागू किया था। फिर आगे कि या तो जन्म भारत में हुआ हो, या जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन उसके माता पिता क्या हो, व्यक्ति के माता पिता क्या हो, भारतीय हो, इंडियंस हो, तो भी उसे क्या माना जा सकता है, उन्हें नागरिक माना जा सकता है। या फिर क्या कहा गया, कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो वो भी बन जाएगा। व्यक्ति के माता पिता भारतीय हो, या फिर कहा गया है कि इसमें क्या किया जाएगा, कि अगर व्यक्ति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, तो उन नागरिकों को, उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कंसेप्ट रखा गया था। या तो जन्म भारत में हुआ हो, जब संविधान लागू हो रहा है तो लोगों का क्या चेक किया जाएगा, कि आपका जन्म कहाँ हुआ है।
अगर जन्म भारत में हुआ है तो ठीक है, जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन आपके माता पिता भारतीय थे तो उस व्यक्ति को भी क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो तो उसे भी हम क्या मान लेंगे, भारत का नागरिक मान लेंगे। ये बात की गई है अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए जरा। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से जो एरिया पाकिस्तान का हो गया था उस एरिया से आने वाले लोगों के बारे में है कि इन लोगों को नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, कि पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता को लेकर क्या कंसेप्ट है। तो ये पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों हैं, इनके बारे में पहली शर्त क्या रखी गई है कि नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। दादा दादी क्या होने चाहिए, जन्म कहाँ हुआ हो, अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ हो। या फिर कहा गया कि स्वयं का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, स्वयं का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ है, तो अपने नागरिकता मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन एक बात कही गई कि अपने इसमें माना गया कि 19 जुलाई, इसके एक डेट डिसाइड की गई, इसमें नोट लगा के लिखेंगे, एक डेट डिसाइड की गई। क्या डेट थी वो थी अपने 19 जुलाई 1948 की। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है तो उसे आवेदन करना होगा, तो उसे नागरिकता हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन देना पड़ेगा सरकार को, आवेदन गृह मंत्रालय को आवेदन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सर मैं 19 जुलाई के बाद भारत आया हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे भारत की नागरिकता मिले। तो मंत्रालय कहेगा लाओ भाई साहब डॉक्यूमेंट लाओ, चेक करवाओ आपके डॉक्यूमेंट। उन्होंने एक शर्त रखी है कि आवेदन देने से पहले, कि जब आप आवेदन दे रहे हो, इस आवेदन देने से पहले 6 माह पूर्व, इससे पूर्व से लगातार भारत में रह रहे हो। क्या कहा गया है कि आवेदन दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आवेदन देने से 6 माह पहले तक लगातार भारत में रहने चाहिए, भारत से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इसका रूल जो है वो कितने महीने का है, 6 माह का रूल लागू होता है। क्या लागू होता है, 6 माह का रूल जो है वो लागू होता है कि यह 6 माह वाला है। ठीक है। और और क्या खास बात है, ये अपना 19 जुलाई वाली डेट याद रखिएगा थोड़ी सी, कि क्या प्रावधान किया गया है कि भारत जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, मतलब जो लोग, अब बंटवारा हुआ, बंटवारे में ऐसा तो था नहीं कि हम पाकिस्तान में भी ऐसा तो था नहीं कि अब क्लियर हो गया था अलग अलग क्षेत्र बनेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र जब बनेंगे तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति अपने 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आता है तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन शर्त क्या है हमारी, इस प्रकार की प्रावधान होने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसे पहले एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, 6 माह पहले वो इंडिया में रहे, फिर वो एप्लीकेशन लगाए, फिर हम चेक करेंगे कि उसे नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रवास करने वाले, व पाकिस्तान चले गए लोगों व भारत में पुनर्वास करने पर नागरिकता,
पुनर्वास करने पर नागरिकता कि मतलब जो लोग भारत चले गए उनकी नागरिकता का क्या होगा, और वो लोग जो पहले चले गए थे बाद में वापस आ गए हैं उनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए जरा क्या माना गया है यहाँ। देखिए पहले इनकी बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान चले गए। अगर कोई व्यक्ति 1947 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चला गया, पाकिस्तान चला गया, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त। तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक तो ये। अब आप कहोगे 1 मार्च 1947, अपन आजाद तो 15 अगस्त 1947 के हुए, 1 मार्च वाला क्या लफड़ा है। देखिए जरा 20 फरवरी 1947 को एटली घोषणा हो चुकी थी। ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने एटली घोषणा कर दी थी और कहा था कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे और 2 देश बनाएंगे। इस प्रकार की बात हो गई थी। तो पता लग गया था कि अब इंडिया आज़ाद होने वाला है और आज़ाद होगा तो विभाजन होगा ही होगा। तो लोगों को आइडिया हो गया था कि ये क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, ये क्षेत्र इंडिया में जाएगा। तो लोगों ने पहले ही शिफ्टिंग कर ली थी। तो इसलिए भारत सरकार ने जब रूल बनाया तो कहा कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगर पुनर्वास करते हो मतलब वापस आना, पुनर्वास का मतलब क्या होता है, भारत वापस आना। भारत वापस आना। अगर भारत में वापस आते हो तो फिर हम क्या कंसेप्ट लागू करेंगे, 19 जुलाई 1948 वाले प्रावधान लागू होंगे। 19 जुलाई 1948 वाले प्रावधान लागू होंगे। और वो प्रावधान क्या थे, 19 जुलाई 1948 वाले प्रावधान क्या थे कि आपको आवेदन करना पड़ेगा। क्या प्रावधान थे, और वो प्रावधान है आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करना होगा और आवेदन से कितने माह, 6 माह पूर्व से लगातार निवास करना होगा। 6 माह का निवास की शर्त जो है वो अनिवार्य हो जाएगी। आवेदन करोगे, 6 माह निवास करोगे, बाद में मंत्रालय डिसीजन लेगा कि क्या आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। तो ये बातें इसमें कही गई है। पुनर्वास करने पे हो गया। अगला पढ़ते हैं, 8 नंबर अनुच्छेद है। 8 नंबर अनुच्छेद है अनुच्छेद 8 है। ये क्या कहता है, 8 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले लोगों के, भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, व्यक्तियों को नागरिकता कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारतीय मूल का मतलब होता है, इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि वे लोग जिनके पूर्वज कभी ना कभी भारत का हिस्सा रहे हैं, भारत के नागरिक रहे हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन है। जैसे मेघनाथ देसाई हाल ही में जिनकी डेथ हुई है 2025 में, भारत के एक अर्थशास्त्री हैं, मतलब भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई, जिन्हें पद्म पुरस्कार भी दिया गया था। उनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। तो वो जो थे मेघनाथ देसाई जो थे वो क्या थे, वो भारतीय मूल के व्यक्ति हुआ करते थे। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में इसमें कहा गया है कि भारतीय मूल, मैंने एक शर्त आपको पहले ही बताई, वो शर्त क्या बताई है कि इसमें आपके जिसमें क्या रखा गया है कि पूर्वज जो कभी ना कभी भारत के सदस्य रहे हैं तो उनके बारे में है। पूर्वज जो है वो भारत के नागरिक रहे हों तो ये क्या कहलाएंगे, वो रहे हो। सरकार को आवेदन करना होगा, इन्हें सरकार से मंत्रालय को आवेदन देना होगा और आवेदन देकर मंत्रालय डिसीजन लेगा कि इन्हें पावर देनी है, इन्हें नागरिकता देनी है या नहीं देनी। ये सरकार का पूरे तरीके से विवेकाधिकार है। फिर कहता है अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, ये दोहरी नागरिकता का प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि दोहरी नागरिकता का निषेध, दोहरी नागरिकता का निषेध। दोहरी नागरिकता बोले तो एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं ली जा सकती। क्या कहता है, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि एक साथ
भारत व अन्य देश की नागरिकता नहीं। क्या कहा गया है कि भारत में, क्या कहा गया है कि अगर आप कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के साथ साथ कोई अन्य देश की नागरिकता भी ले लेता है तो उस दौरान उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत कहता है कि आप एक समय पर दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते, तो ये कहा गया है। तो यहाँ भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। क्या कहा गया है नागरिकता के अधिकार के बारे में, कि आपका जिस व्यक्ति को नागरिकता मिल गई है उस व्यक्ति से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जब तक वो कुछ भी गलत नहीं करे, तब तक उससे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जब कुछ गलत करेगा तब जरूर नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे शत्रु देश का सहयोग करना, खुफिया जानकारी सारी की सारी पाकिस्तान को कोई व्यक्ति दे रहा है तो सरकार उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। एक तो मामला ये वाला है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे और देखें नागरिकता, लेकिन ये किसके अधीन होगा, संसद की विधि के अधीन होगा, संसद के कानून के तहत होगा। संसद कानून बनाकर डिसाइड कर सकती है, संसद के कानून के तहत होगा। और नागरिकता संबंधी अगला अगला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 है। ये क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति। ये जो दी गई है ये किसे दी गई है, ये अपने दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा। अरे भैया हमने पहले ही कहा संघ सूची का विषय है, संघ सूची में कानून बनाने की अधिकार किसके पास होता है, वो संसद के पास होता है। और संसद ने शक्ति का यूज किया है क्या, बिल्कुल किया है, कानून बना भी हुआ है। और वो कानून किस वर्ष का है, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें संशोधन किया गया है, 6 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन किया गया है, 6 बार संशोधन किया गया है। संशोधन को इस तरीके से याद रखोगे, कैसे कि एक संशोधन 1986 में हुआ था पहली बार, 1986 में, दूसरी बार संशोधन 1992 में किया गया था, तीसरी बार संशोधन 2003 में किया गया है, चौथी बार संशोधन 2005 में, पांचवी बार 2015 में, और छठी बार जो है वो किया गया है 2019 में। 19 में टोटल 6 बार संशोधन किए गए हैं, 1986 और 92। पहला संशोधन 86 में, अंतिम संशोधन 2019 में। 19 वाला संशोधन डिटेल में अपन पढ़ेंगे। क्लियर है, ये नागरिकता अधिनियम है, संसद ने पावर का इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं, एक बार याद करते हैं पहले इनको, बाकी बाद में देखेंगे। देखो जरा, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया नागरिकता के बारे में, भाग, अनुच्छेद, प्रकार और स्रोत और मंत्रालय और इसके साथ सूची कि हाँ, सबसे पहले भाग नंबर बोले तो भाग नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 5 से 11। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कहाँ से हमने ली है, ब्रिटेन से ली है। मंत्रालय कौन सा है, गृह मंत्रालय है। और अगर सूची की बात करें तो कौन सी सूची है, संघ सूची है। मतलब संसद क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। आर्टिकल कौन सा है, 11 है। हो जाएगा। 5 में अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 8 है और 9 है, 10 है और 11 है। देखो जरा क्या कहता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 क्या कहता है,
अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में क्या बातें हैं। कहा गया है कि भैया जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता भारतीय हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक भारत में रह रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रारंभ में कहा गया है कि इन लोगों को हम नागरिकता दे देंगे। 6 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता दे सकते हैं। माता पिता या खुद का जन्म जो है वो भारतीय वाला होना चाहिए। आगे बढ़े। पाक के बारे में क्या कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई इंडिया आया उसको हम नागरिकता आवेदन करवाएंगे, 6 महीने की शर्त लगाएंगे, तब जाकर हम डिसीजन लेंगे कि नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या कहा गया? 7 नंबर में कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, जो लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए वो लोग, और जो पुनर्वास कर गए मतलब वापस भारत में आ गए, उनके लिए बातें लिखी गई है। और इसमें भी 19 जुलाई वाला रूल जो है वो लागू किया गया है। और पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उसकी नागरिकता हम समाप्त कर देंगे, और बाद में जब वो आएगा तो 19 जुलाई के बाद आएगा तो हम उसको जो बनाएंगे 19 जुलाई वाला रूल लागू करेंगे। 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में जो रहते हैं उन लोगों के लिए प्रावधान है कि उनके पूर्वजों में से कोई भारतीय होना चाहिए, आवेदन कीजिए और नागरिकता दे देंगे हम। 9 नंबर में कहा गया है कि 9 नंबर में ये कहा गया है कि इसमें 9 नंबर में कि एक साथ दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती, मतलब आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकते, ये कहा गया है 9 नंबर में। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या कहा गया है कि अधिकारों की निरंतरता है, कि एक बार जिसको नागरिकता मिल गई उसके अधिकार बने रहेंगे, यदि संसद कोई कानून बनाती है तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, और नागरिकता छीनी जा सकती है, अदरवाइज आपके कानून जो है वो बने रहेंगे, आपके अधिकार जो है बने रहेंगे। 11 में कहा गया है कि जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, संसद की कानून बनाने की शक्ति। और संसद ने अभी तक 1955 में अधिनियम बनाया है जिसमें 6 बार बदलाव कर दिया गया है। यही पढ़ा अपन ने। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। किस पे आते हैं? नागरिकता प्राप्ति के तरीके। कुल कितने हैं? 5। कुल कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। पहला कौन सा है देखिए जरा। नंबर 1, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या कहा गया इसमें? इसमें जन्म के आधार पर नागरिकता वाले में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म जो है भारत में होता है, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे बच्चे को नागरिकता, कि जिस बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है हम उसे नागरिकता दे देंगे। ये बात जैसे अपना जन्म जब हुआ है, अपना भारत में जन्म हुआ है, हमें नागरिकता के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिक ही जन्म के साथ क्या मिल गई है, नागरिकता, नेशनलिटी मिल गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सिटीजनशिप मिल गई है, सिटीजनशिप जो है वो मिल गई है 26 जनवरी 1950 के बाद। लेकिन अब मामला एक और आया कि अगर तुम बच्चे को जन्म के आधार पर, यदि किसी विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आया है, पिछले 2-3 महीने से यहाँ रह रहा है, मान लीजिए उनके कोई डिलीवरी हो जाती है, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में काम करते हैं, कोई दंपत्ति भारत में काम करते हैं, तो उनके अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो फिर उसे भी क्या मिल जाएगी, नागरिकता। अरे भैया, इस प्रावधान को तो आतंकवादी संगठन यूज कर सकते हैं, भारत में नागरिक बना लेंगे अपने बच्चे को, और नागरिक के माध्यम से सारे चुनाव लड़वाएंगे। जम्मू कश्मीर में जैसे चुनाव लड़वा दिया, वहां पे अलगाववादी घटनाओं को बढ़ावा देने की बात करने लग गया, तो खूब सारी बातें हो जाएंगी। तो कहा गया नहीं, इसे चेंज किया जाना चाहिए। तो फिर एक रूल बनाया गया। कब बनाया गया ये रूल? 1 जुलाई 1987 को। कब बनाया गया? 1 जुलाई 1987 को कहा गया कि इनमें से कोई भी माता पिता जो है वो भारतीय होना चाहिए। 1 जुलाई 1987 को कहा गया बच्चे के माता पिता में से कोई एक क्या होने चाहिए, भारतीय होना चाहिए।
बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है साहब, 1 जुलाई 1987 को कह दिया। अब मान लीजिए इसमें तो कि इसमें एक रूल और कहा गया अगले बार 2004 में, 3 दिसंबर 2004 को एक रूल और बनाया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ये ठीक है, या दोनों ही भारतीय हों, ये तो उससे भी अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और एक पॉइंट कहा गया कि जो व्यक्ति एक भारतीय होगा लेकिन दूसरा साथी जो होगा वो अप्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। जैसे लिखो इसमें क्या क्या लिखा गया है कि 3 दिसंबर 2004 को एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया कि माता पिता में से माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा अथवा अगर कोई एक भारतीय है अथवा कोई एक भारतीय है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है? अवैध प्रवासी का शब्दावली शब्द क्या है? अवैध प्रवासी क्या होता है? अवैध प्रवासी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना दस्तावेजों के, बिना ऑथेंटिक दस्तावेजों के जब भारत में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अवैध प्रवासी कहलाएगा। जैसे बात करें कि किसी व्यक्ति ने वीजा लिया, पासपोर्ट और वीजा होता है, तो पासपोर्ट और वीजा 15 दिन का था लेकिन अब वो व्यक्ति भारत में रह रहा है 18वें दिन भी 20वें दिन भी, तो वो क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी। किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है या कहें कि पासपोर्ट सही नहीं है, फर्जी है पासपोर्ट, और फिर भी वो भारत में रह रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? अवैध प्रवासी। तो कहा गया कि जन्म जिसका भारत में होता है उसे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन दोनों में से माता पिता में से एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ये बात कही गई है किसमें? जन्म के आधार पर नागरिकता में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका पढ़ते हैं। वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। अच्छा एक चीज का ध्यान दो, अभी मैं तुम्हें एक प्रश्न बताता हूं। 9 मार्च 2026, पेपर की डेट भी बता देता हूं। 9 मार्च 2026 को पेपर लगा था एक, जाने रेलवे का था किसका था, एक पेपर लगा था, उसके अंदर एक सवाल आया था, निम्न में से कौन से आधार पर नागरिकता का प्रावधान नहीं है? कौन से आधार पर नागरिकता दिए जाने का प्रावधान नहीं है? और उसमें एक शब्द था, ध्यान देना, उसमें 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था विवाह, एक ऑप्शन था अवजनन, एक ऑप्शन था उसमें अपने जो पंजीकरण, और एक होता है क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र अर्जित अर्जित करने वाला क्षेत्र समाविष्टि, ये होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखिए जरा आगे पढ़ेंगे अपन। ये बिल्कुल संविधान में डायरेक्ट लिखा है, अधिनियम में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? नागरिकता का माध्यम नहीं है, ये पूछा गया है। अब इसमें अवजनन जो शब्द है, अवजनन का इंग्लिश क्या कहलाता है? डिसेंट कहलाता है, और इसे हिंदी में और क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। वंश भी तो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है, बिल्कुल है। तो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अब के इंग्लिश हिंदी के चक्कर में भी प्रश्नों में दिक्कत आ सकती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन छोटे छोटे शब्दों को साथ में लिखते हुए चलेंगे। पेपर ट्रांसलेट होते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, जिस वजह से आपको हिंदी के शब्द जो है वो अलग देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा कभी आपके साथ हो तो आपको पहला काम क्या करना है? उस प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ना है, और जब आप नोट्स बना रहे हैं तब छोटे छोटे जो वर्ड हैं इंग्लिश के, उनको साथ में लिखते हुए चलिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अवजनन भी कहते हैं इसको, अवजनन। ये 9 मार्च का जो एग्जाम है उसमें ये एग्जाम्पल दिया गया था, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ सही आंसर क्या आएगा? विवाह एक तरीका नहीं है, माना ये जाएगा। हालांकि विवाह के माध्यम से भी नागरिकता मिलती है, 7 साल का रूल लागू होता है, लेकिन ये यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ जो सही तरीका जो माना गया है वो कौन सा? 3 माने गए हैं, गलत कौन सा माना गया है? विवाह माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंश के आधार पर नागरिकता मिलती है क्या? बिल्कुल नागरिकता मिलती है, बाय डिसेंट। इसके लिए क्या रूल बनाया गया है? इसके लिए रूल बनाया गया था
पहला रूल था। 10 दिसंबर 1992 से पूर्व पहले क्या होना चाहिए? पिता भारतीय होना चाहिए। होना चाहिए। दूसरा रूल फिर इसमें चेंज किया गया, फिर कहा गया 10 दिसंबर 1992 के बाद, 92 से या 1992 के बाद अगर दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। क्या कहा गया? कि कोई एक जो है वो भारतीय होना चाहिए। जब यहां पिता का रूल लगाया गया ना तो लोगों ने आलोचना करी, अरे तुम तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हो कि लैंगिक समानता की बात करते हो। समानता तो आपने, और संविधान में समानता को उद्देश्य घोषित किया गया संविधान का, और आपने तो यहाँ समानता तो कहीं दिखाई नहीं कि अगर कोई भारतीय महिला विदेश में जाकर शादी कर लेती है और वो चाहती है कि अपने बच्चे को नागरिकता मिले, उसके बच्चे को नागरिकता मिले, तो इस रूल के हिसाब से तो नागरिकता नहीं मिल सकती। क्योंकि क्या लग गया? या तो किसका रूल है? पिता का रूल है, वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती। एक मामला है, ठीक है। तो ध्यान देना, 10 दिसंबर 1992 तो कहा गया कि अब इन दो माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो काम चल जाएगा, तो हम उस बच्चे को नागरिकता दे सकते हैं। तीसरा कहा गया, इसमें एक रूल और लगाया गया 3 दिसंबर 2004 से, और वो क्या कहा गया कि विदेश में जन्मे बच्चे के बारे में भारतीय दूतावास में 1 साल के अंदर अंदर आपको सूचित करना अनिवार्य है। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास को सूचित कर किया जाना अनिवार्य है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक भारतीय महिला है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। देखो, एक भारतीय महिला है जिसका नाम क्या है? सुनीता। एक भारतीय महिला है जिसका नाम क्या है? सुनीता नाम है। अब सुनीता ने शादी कर ली किससे? जेम्स से। और जेम्स कहाँ का है? यूएसए का व्यक्ति है भैया। सुनीता और जेम्स फॉल इन लव थे, मतलब एक दूसरे के प्यार में पागल थे। इन्होंने शादी कर ली। सुनीता ने कहा ठीक है भाई जेम्स, मैं शादी कर लूंगी। शादी कर लिया। इसके पापा मान गए थे ना, सुनीता के पापा जो है वो मान गए थे, वो बीच में नहीं आए थे ना, वरना बीच में आ जाते हैं ना। तो सुनीता के पापा मान गए, जेम्स के साथ शादी कर ली। शादी करके ये दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए? ये दोनों यूएसए चले गए। ठीक है सर। इनके फिर एक बच्चा हुआ, और ये अब सुनीता की जिद है कि बच्चे को हम अमेरिका का नागरिक नहीं बनाएंगे। भारत एक प्यारा देश है, भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है, तो हम चाहते हैं, सुनीता चाहती है कि वो बच्चे को क्या करे? बच्चे को नागरिकता दिलाए। किसकी? इसके नागरिकता दिलाए, और वो भारतीय नागरिकता दिलाए। कैसी नागरिकता दिलाए? भारतीय। तो क्या उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 1992 के बाद रूल क्या है कि माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय हुआ तो उस बच्चे को क्या दे सकते हैं? हम नागरिकता दे सकते हैं। और ये नागरिकता किस आधार पर मिलेगी? वंश के आधार पर। किस आधार पर मिलेगी? वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इन्हें ध्यान क्या रखना पड़ेगा? बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर इन्हें कहां सूचित करना होगा? इंडियन काउंसलेट में, इंडियन एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में सूचना देनी होगी कि मैं सुनीता हूं, मैं भारत की नागरिक हूं, और मैं अपने यहाँ पे मेरे जो बच्चा हुआ है, मैं चाहती हूं कि इसे भारतीय नागरिकता मिले। तो इस बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे अपन? हाँ जी, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तीसरा आधार है अपना क्या? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। क्या बनेगा? बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। क्या बनेगा पंजीकरण द्वारा नागरिकता में? देखिए जरा, किनके लिए है? भारतीय मूल के लोगों के लिए है।
बाय रजिस्ट्रेशन तो उसे ही मिलेगा जो भारतीय मूल का है लेकिन रहता विदेशों में है, जिसके पास विदेश की नागरिकता है। अब वो चाहता है कि वहां की नागरिकता छोड़कर हम कहाँ की नागरिकता ले लें, भारत की। तो उसके लिए क्या रूल है, वो हमें कहाँ मिलेंगे, पंजीकरण द्वारा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, शर्त क्या है, शर्त इसमें रखी गई है कि 7 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। क्या शर्त रखी गई है, 7 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। यह शर्त रखी गई है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, विदेश में रह रहा है, विदेश का है, उसके पास मान लीजिए अमेरिका की नागरिकता है। मान लेते हैं कि अपने यहाँ एक मोनू है, मोनू मोनू कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, उसने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। या मोनू के मम्मी पापा जो हैं वो अमेरिका में रहते थे, मोनू का जन्म वहां हुआ, तो मोनू के पास कहाँ की नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता है। अब मोनू चाहता है कि वो अमेरिका की नागरिकता छोड़कर किसकी नागरिकता ले, भारत की। तो मोनू को क्या करना पड़ेगा, मोनू को 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके वो नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तब उसे क्या मिल जाएगी, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। ये कहा गया है, क्लियर है, ये कहा गया है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता, लेकिन इसमें कहा गया है आवेदन से 1 वर्ष, लेकिन आवेदन से 1 वर्ष पूर्व से लगातार भारत में रह रहा हो। लगातार जो है वो भारत में रह रहा हो, यह प्रावधान किया गया है। किसके लिए, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता का यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण से ये 7 वर्ष वाला रूल आपके यहाँ लागू हो सकता है। लेकिन आवेदन जब दोगे उससे पहले लगातार 1 साल तक आप इंडिया में रहो, बाहर नहीं जाओगे, तब जाके हम आपको नागरिकता दे सकते हैं। और क्या मामला है, भारतीय व्यक्ति से विवाह करने पर नागरिकता, भारतीय व्यक्ति से विवाह करने पर नागरिकता, इसमें भी कितने साल का रूल लागू होगा, 7 साल वाला रूल लागू होगा। 7 साल वाला रूल लागू होगा कि सुनीता और जेम्स ने शादी करी थी। जेम्स अगर इंडिया की नागरिकता चाहता है तो सुनीता और जेम्स को दोनों को पहले 7 साल, जेम्स को तो स्पेशली 7 साल कहाँ रहना पड़ेगा, इंडिया में। लेकिन जिस दिन वो आवेदन दे रहा है उस आवेदन से 1 साल पहले तक वो लगातार जब भारत में रहेगा, तब जाकर उसकी सुनवाई होगी, तब जाकर ही उसका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है। हालांकि इसमें राष्ट्रमंडल का प्रावधान भी है कि राष्ट्रमंडल जो है उसमें राष्ट्रमंडल के जो लोग हैं उन्हें भी नागरिकता दी जा सकती है। अगर कोई राष्ट्रमंडल का व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है तो उसे भी नागरिकता दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा होगा नेचुरलाइजेशन बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण। देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता, प्राकृतिक रूप से नागरिकता क्या मामला है, देखिए जरा। बाय नेचुरलाइजेशन करंट में है, ये तो उदाहरण भी अभी अपने पास ताजा ताजा उदाहरण है इसका। बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता का उदाहरण क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन वाला है, देखिए जरा क्या है, अभी पढ़ेंगे अपन। ये क्या कहता है, ये विदेशी लोगों की विदेशी लोगों के लिए प्रावधान है कि विदेश का अगर कोई व्यक्ति है जिसका भारत से ना तो कभी पूर्वज रहे हैं, भारत से कोई संबंध नहीं रहा, और वो अगर खुश हो जाए कि वाह मजा आ गया इंडिया में रहने का, अब हम चाहते हैं कि हमें भारत की नागरिकता मिले, तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, वो कहाँ लिखे हैं, वो अनुच्छेद इसमें चौथे में देशीयकरण या प्राकृतिक रूप वाले में लिखे हैं। देखो जरा, विदेशी लोगों के लिए नागरिकता क्या है, इसमें बात क्या है, कहा शर्त क्या है, शर्त क्या है, आवेदन देना होगा। ठीक है, आवेदन दे दिया जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवेदन से पूर्व, इस पूर्व 12 माह तक लगातार भारत में, लगातार भारत में निवास अनिवार्य है। 12
माह तक लगातार भारत में निवास क्या होना चाहिए, अनिवार्य है कि आप आवेदन दीजिए, लगातार 12 महीने तक पहले भारत में रहिए। और इस 12 महीने से पहले, अभी एक एग्जांपल में डाल देंगे अपन, इस 12 महीने से पहले, इससे पहले के 14 वर्षों में से 14 वर्षों में से कुल 11 वर्ष भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। कुल मिलाकर सिंपल भाषा में कहूं कि देशीयकरण की नागरिकता तभी मिलेगी जब 12 साल आप इंडिया में रहोगे। अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति 12 साल इंडिया में रहेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 साल में 1 साल तो होना चाहिए आपका लगातार वाला, उससे पहले के 11 साल। अब ये 11 साल आपके लगातार नहीं है, लेकिन ये 11 साल पिछले 14 सालों में से है। तब आप क्या कर सकते हो, तब इंडिया की नागरिकता ले सकते हो। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए विदेशी व्यक्ति है एक जेम्स। विदेशी व्यक्ति कौन है, जेम्स है। जेम्स का उदाहरण लेते हैं। जेम्स कुआरा है, अब वो सुनीता वाला नहीं है, ये जेम्स के पहले की बात है जब वो शादी नहीं करी थी उसने। जेम्स की बात करते हैं ना। जेम्स क्या कहता है, जेम्स कहता है कि भैया ये जो है, ये आवेदन कर रहा है 31 दिसंबर 2024 को, 2024 को, 2025 मान लीजिए, 2026, अच्छा 26 चल रहा है, 26 तो आया नहीं है, 25 मान लेते हैं अपन कि 31 दिसंबर 2025 को इसने आवेदन किया। अब इसने आवेदन जो किया ये 12 माह, मतलब ये 2025 पूरा का पूरा साल तो कहाँ रहना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, तब जाकर ही आवेदन होगा। दूसरा चेकिंग क्या होगा इसमें, दूसरा चेकिंग होगा भैया, दूसरा यहाँ चेकिंग होगा कि इस 2025 से पहले, मतलब 2025 से पहले 14 साल, तो 2010 से लेकर 2024, इन 14 सालों में से उसने 11 साल कहाँ लगाए हों, 11 कहाँ लगाए हों, इंडिया में लगाए हों, इंडिया में रहा हो, तब जाकर हम उसे क्या देंगे, नागरिकता देंगे। 2010 से 2024 के बीच में उनमें 24 साल हो गए, 24 साल के बीच में जो है वो 11 साल, सॉरी 14 साल हो गए, 14 साल में से 11 साल वो कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो, तब जाकर उसे क्या मिलेगी, नागरिकता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 12 साल का प्रावधान है, एक लगातार है और फिर 11 साल है। तो ये 12 साल तक जब कोई इंडिया में रहेगा तब जाकर उसे नागरिकता मिलेगी। किस रूप में, प्राकृतिक रूप में। और क्या है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसे संविधान की भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और जिसे बाद में जब नागरिकता दी जाएगी तब उसे संविधान की जो शपथ है, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी जो है वो यहां दिलाई जाएगी। निष्ठा की शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ जो है वो भी दिलाई जाएगी, ये कहा गया है। तो ये अपने देशीयकरण है, इसका ताजा ताजा उदाहरण है। हाल ही में पेपिता सेठ को नागरिकता दी गई है। पपीता सेठ को नागरिकता दी गई है। कब दी गई है, 2026 में। कब दी गई है नागरिकता, 2026 में। कौन है ये अपने ब्रिटिश, ये ब्रिटिश लेखिका है और ब्रिटिश फोटोग्राफर है। ब्रिटिश लेखिका व फोटोग्राफर है, जिन्होंने कहाँ निवास किया है, केरल में निवास करती हैं। केरल की अडोप्टेड डॉटर के नाम से जानी जाती हैं। 50 साल से, कितने साल से निवास कर रही हैं, 50 साल से निवास कर रही हैं और इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है।
याद रखना, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो ये अपने पपीता सेठ जो हैं इन्हें जो है नागरिकता दी गई है। और किस आधार पर दी गई है? प्राकृतिकरण के रूप में ये नागरिकता दी गई है। 50 साल से कहाँ रह रही है? लगभग 5 डिकेड बोले तो 5 दशकों से भारत में रह रही हैं। और भारत में कहाँ? केरला में रह रही हैं। इन्हें केरला की अडोप्टेड डॉटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पपीता सेठ को नागरिकता। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, तो उसे भी हम नागरिकता दे सकते हैं। लिखेंगे लिखें क्या, नोट लगाएंगे एक और, लिखेंगे यदि कोई व्यक्ति विशेष योग्यता रखता है, यदि कोई व्यक्ति विशेष योग्यता रखता है तो उसे तुरंत नागरिकता दी जा सकती है। तुरंत नागरिकता दी जा सकती है। जैसे तुरंत नागरिकता का एक उदाहरण जो है वो है अदनान सामी, सिंगर है भारत के, बजरंगी भाईजान में जो उन्होंने गाना गाया था, भर दे जोली मेरी, इस प्रकार का गाना है इनका। अदनान सामी का बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति है अदनान सामी। क्लियर है? एक गाना तो इनका बड़ा पॉपुलर था, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बेहद ज्यादा है, बारिश वाला सीन होता है उसके अंदर, वीडियो भीगी भीगी ऐसा सब इस प्रकार से कोई गाना है इनका, बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। देखिए योग्यता की बात करते हैं कि विशेष योग्यता का यहाँ संदर्भ क्या है, क्या मतलब है विशेष योग्यता का। यदि तो कोई कलाकार है या विज्ञान का कोई विशेष व्यक्ति है या साहित्य, क्या कहा गया है कि यदि तो कोई कला का व्यक्ति है, विज्ञान का है या साहित्य का है, इन्हें हम नागरिकता दे सकते हैं। या उसने या दर्शन से जुड़ा है, विश्व शांति से जुड़ा है, मानव की प्रगति से जुड़ा है, ऐसा कोई हो तो उसको भी दे सकते हैं। दर्शन, फिलोसफी से जुड़ा कोई व्यक्ति है, कोई विचारक है बहुत बड़ा, तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता दी जा सकती है। कोई इंसान है जिसने विश्व शांति के लिए काम किया है, जैसे नेल्सन मंडेला जो है, किसने मानव की प्रगति के लिए काम किया हो, मनुष्य की प्रगति के लिए काम किया हो, तो इन टॉपिक्स पर भी हम क्या दे सकते हैं? नागरिकता दे सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा को नागरिकता हो गई, जैसे नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तियों को नागरिकता हो गई, तो इन व्यक्तियों को भी हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता दे सकते हैं। और इनके लिए 14 साल वाला, 12 साल वाला, 11 साल वाला कोई रूल लागू नहीं होगा। सरकार चाहेगी डॉक्यूमेंट लेगी और डॉक्यूमेंट लेने के तुरंत बाद इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ये कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, अगला कौन सा पॉइंट है? 5 नंबर, क्षेत्र समाविष्टि पर नागरिकता। मतलब क्षेत्र समाविष्टि बोले तो अर्जित क्षेत्र में नागरिकता, बाय एक्विजिशन, कि किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया तो उन लोगों को नागरिकता का प्रावधान क्या है? तुरंत नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें कोई प्रावधान नहीं है अगर हमने किसी क्षेत्र को मिलाया तो उन लोगों को तुरंत नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है उन लोगों को कहा जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि भारत की नागरिकता मिले तो आपको आवेदन दीजिए, आपको तुरंत ही नागरिकता हम अप्लाई कर देंगे आपके लिए। तो ये उदाहरण है, इसके उदाहरण है जैसे गोवा, दमनदीव, पुडुचेरी, सिक्किम, इनको जब भारत में मिलाया गया तो इन लोगों को नागरिकता, जैसे गोवा व दमनदीव को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था, पुडुचेरी को 1954 में, और सिक्किम को चोग्याल वंश के शासन से 1975 में भारत में मिलाया गया था।
तो इन लोगों को नागरिकता जो है वो तुरंत दी गई थी, यहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। तो नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं? जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण से, पंजीकरण सिर्फ उन्हीं का होगा जो भारतीय मूल के लोग होंगे, और प्राकृतिक रूप से उन लोगों के लिए जो विदेश के लोग हैं लेकिन भारत की नागरिकता चाहते हैं। और फिर पांचवा कौन सा होगा? क्षेत्र समाविष्टि। यदि किसी क्षेत्र पर भारत का कब्जा हो जाता है तो उसे भी भारत में शामिल, उन लोग क्षेत्रों को लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब आता है भारतीय नागरिकता समाप्ति के तरीके। जैसे नंबर 1, भारतीय नागरिकता में समाप्ति के तरीके क्या है? नंबर 1 कहा गया है कि स्वेच्छा से त्याग कर दो। बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन मतलब कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही कह दे कि भैया मैं तो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, मैं तो अमेरिका का नागरिक होना चाहता हूं, तो गृह मंत्रालय को आवेदन देगा, उसकी नागरिकता गृह मंत्रालय क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति ने स्वेच्छा से कहा है। अगर किसी नाबालिग ने किसी ने कह दिया कि मैं नागरिकता छोड़ना चाहता हूं और उसके कोई बच्चा नाबालिग है, 18 साल से छोटा है, तो उसकी नागरिकता भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये भी ध्यान देना। और फिर अगर वो नाबालिग बच्चा चाहे बाद में कि उसे आवेदन करने से मिल जाए, उसे आवेदन का वो नागरिकता मिल जाए इंडिया की, तो उसे आवेदन करना होगा। भारतीय मूल के लोगों का प्रावधान लागू हो जाएगा और भारतीय मूल के जो लोग हैं उन लोगों को प्रावधान के माध्यम से 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और फिर उसे क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है, स्वेच्छा से त्याग करना, ये तरीका होता है। स्वेच्छा से त्याग करोगे तो क्या लिखें इसमें अपन कि यदि त्यागने वाले व्यक्ति के ये लिखो, त्यागने वाले व्यक्ति के नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। ये हो गया। दूसरा कहा है बर्खास्तगी द्वारा। हम और कैसे हटा सकते हैं? नागरिकता कैसे समाप्त हो जा सकती है? बर्खास्तगी द्वारा, टर्मिनेट बाय टर्मिनेशन। दो देशों की नागरिकता एक साथ लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 ये बात कहता है कि अगर किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने अगर दो देशों की नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता से हम उसे निकाल देंगे। तीसरा, वंचित करना, नागरिकता से वंचित करना, वंचित करके हम निकाल सकते हैं। तीसरा कौन सा है? देखो, बाय डेप्रीवेशन। वंचित उन्हें ही किया जा सकता है, वंचित उन्हें ही किया जा सकता है जिन्होंने पंजीकरण से नागरिकता ली है। जिन्होंने जिन्होंने पंजीकरण से नागरिकता ली है उन लोगों को ही वंचित किया जा सकता है, पंजीकरण से या फिर प्राकृतिक रूप से, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण से। अगर ये नागरिकता का तरीका रहा है तो फिर उन्हें वंचित किया जा सकता है, फिर कोई इसमें दो राय नहीं है। कैसे वंचित कैसे हो जाएगा? देखो जरा, अगर
किन्होंने पंजीकरण और देशीयकरण से नागरिकता ली है तो उनको वंचित कर सकते हैं। कैसे, क्यों वंचित करोगे? नंबर एक कि सबसे पहला पॉइंट, यदि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है तो। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया हो, या फिर उन्होंने फर्जी दस्तावेज का यूज किया है, या फिर उन्हें कह दें कि भारतीय संविधान में उन्होंने निष्ठा नहीं रखी, भारतीय संविधान का अगर अपमान किया है। भारतीय संविधान की अवमानना की हो, संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी और संविधान की आलोचना की है, और बुरे शब्दों में, गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तीसरा, यदि उन्होंने शत्रु देश को सहयोग किया, यदि उन्होंने शत्रु देश को सहयोग किया। चौथा, और बात करें, फर्जी दस्तावेज है, भारतीय संविधान की अवमानना हुई है और शत्रु देश को सहयोग किया है। और अगर बात करें कि उन्हें अगर 2 साल की सजा हो जाए, नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के भीतर उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई जाए, 2 वर्ष की सजा सुनाई जाए, तो ये नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के भीतर 2 साल की सजा जब उन्हें सुनाई जाएगी तो भी क्या किया जाएगा, उन्हें ये वाला मामला यहां लागू होगा। और देख लेते हैं आगे, 2 वर्ष की सजा हो गई, और कुछ है क्या? अच्छा, उन्होंने प्राप्ति वाला, हाँ, यदि कोई नागरिकता प्राप्त करने के अगले 7 साल भारत में ना रहे, 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत से बाहर रहे, 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत से बाहर रहे, तो वो क्या बन जाएगा, वो उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, उन्हें नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनमें लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकता से किस टाइम पे किस व्यक्ति को बर्खास्त किया जा सकता है, तो मतलब उन्हें वंचित किया जा सकता है नागरिकता से, तो ये लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ लिया, देखते हैं जरा एक बार, आते हैं वापस, निगाह डालते हैं अपने इंडेक्स पे कि हमने क्या क्या चर्चा की थी, क्या क्या पढ़ना था हम लोगों ने। देखिए, सबसे पहले आए इस पे टॉपिक पे, संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, नागरिकता प्राप्ति के माध्यम पढ़ लिए हैं, नागरिकता समाप्ति पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे संशोधन। नागरिकता अधिनियम में संशोधन है, क्या है? नागरिकता अधिनियम में संशोधन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये क्या मामला है संशोधन अधिनियम वाला? देखो जरा क्या कहा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम में कहा गया है कि सिटीजनशिप में, अच्छा पहले तो पारित कब हुआ? 2019 में। लागू कब हुआ? जनवरी 2020 में। डेट याद रह जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी 2020 लिख लेना। लागू जनवरी 2020 में हुआ। प्रावधान क्या किए गए इसमें? प्रावधान क्या किए गए? नंबर 1, सुनना जरा ध्यान से। नंबर 1 कि 3 देशों के, इसमें प्रावधान था 3 देश, कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
और बांग्लादेश। 3 देशों के 6 समुदाय, 3 देशों के 6 धर्मों के लोग। 6 धर्म कौन कौन से? 6 धर्म कौन कौन से? अपने इस्लाम छोड़ दो, बाकी सारे धर्म हैं। कौन कौन से? हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, ईसाई। 3 देशों के 6 धर्मों के लोग, अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। दी जाएगी। ये संशोधन किया गया था। नागरिकता संशोधन में सबसे ज्यादा बवाल जो इंडिया में बचा था वो इसी संशोधन में हुआ था। वो संशोधन क्या था, क्यों बवाल मचा था? कि इसमें इस्लाम का नाम नहीं था, कि इस्लाम धर्म के लोग हैं वो जब इंडिया आए हैं तो उनके लिए क्या होगा, कहा गया। फिर सरकार ने तर्क दिया अपना कि अरे भाई, हमने इन देशों में प्रावधान किया है, इन देशों में तो इस्लाम बाहुल्य है, इस्लाम बहुसंख्यक है, इसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कौन है? ये वाले लोग हैं। आप इंडिया के हिसाब से मत देखो कि इंडिया बाहुल्य है, अरे वो तो इंडिया में बाहुल्य है। यहाँ इंडिया में रहने वाले किसी भी मुस्लिम व्यक्ति पर इस संशोधन का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसकी नागरिकता वही रहेगी जो उसके पास है, उसके पास वही अधिकार होंगे जो उसके पास रखे गए हैं, सरकार ने पहले दिए हैं। इस संशोधन से उस व्यक्ति को, भारतीय मुस्लिम को, इस संशोधन से कोई भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमने ये जो अधिनियम बनाया है ये हमने इन देशों के हिसाब से बनाया है, ना कि इंडिया के हिसाब से बनाया है। तो इसमें 3 बातें याद रखें। क्या? 3 देश, 6 धर्म, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई इंडिया में आ गया और वो इंडिया में रह रहा है तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, ये कहा गया। क्योंकि ये अल्पसंख्यक है और इन देशों में इन अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव होता है, ये पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, तो इस वजह से इन्हें शरण दी गई है भारत में। तो ये 31 दिसंबर 2014 वाला रूल है। ये प्रावधान, मुख्य प्रावधान है इसका कि ये कहा गया है इसमें। और देख लेते हैं और इसमें क्या कहा गया था कि इसमें देशीयकरण का नियम बदल गया। देखिए, अधिनियम कब लागू हो रहा है? 2020 में, शुरुआत में, जनवरी 2020 में। और अब यहाँ कितने, यहाँ 2014 है, मतलब कितने साल का अंतर आ गया? 5। भी अधिनियम जनवरी 2020 में तो लागू हो रहा है। जनवरी 2020 तो 2020 तो छोड़िए, बच गए कितने? मुख्यतः 5 साल वाला नियम लागू हो गया कि प्राकृतिक रूप से हम कितने साल में नागरिकता दे सकते हैं? 5 साल में भी नागरिकता दे सकते हैं। प्रावधान, इसमें प्रावधान में क्या कहा गया? देशीयकरण हेतु 5 वर्ष का नियम अपनाया गया। पांच वर्ष का नियम अपनाया गया, अपनाया गया। तीसरा कहा गया कि अगर कानूनों का उल्लंघन करोगे तो किसी व्यक्ति का ओसीआई कार्ड भी क्या हो सकता है? निरस्त हो सकता है। लिखा गया कानून के उल्लंघन पर, कानून के उल्लंघन पर ओसीआई दर्जा निरस्त करने का प्रावधान, निरस्त करने का प्रावधान है कि ओसीआई दर्जा जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कहा गया है कि प्रवासी भारतीय नागरिक हैं, मतलब जो लोग भारत के हैं लेकिन भारत से चले गए हैं, वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भारत में विशेष सुविधाएं प्राप्त करें, तो सरकार उनको एक ओसीआई कार्ड जारी करके देती है, जो पहली बार 2006 में जारी किया गया था, घोषणा 2003 में की गई थी, शुरुआत 2015 में हुई थी, पहला कार्ड 2005 में हुई थी, पहला कार्ड जारी 2006 में हुआ था। तो ओसीआई वाला मामला है। क्लियर है? अभी बात करते हैं ओसीआई की, बात करते हैं। तो ये संशोधन थे जो हमने किए। 2015 में पीआईओ कार्ड को किसमें विलय कर दिया गया? देखिए आगे,
पीआईओ कार्ड को ओसीआई में मिला दिया गया। ये ध्यान देना। ये अब बात कर लेते हैं पीआईओ ओसीआई क्या होता है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा, एक आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक तो पीआईओ है, एक ओसीआई है। अच्छा, तीन शब्द होते हैं, एक तो एनआरआई, एक होता है पीआईओ और ये होता है ओसीआई। फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग जो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इन लोगों के पहले पूर्वज जो हैं वो भारत के रहे हैं। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के प्रवासी नागरिक हैं, इन्हें नागरिकों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन पूरे अधिकार नहीं होते, जैसे वोटिंग का राइट नहीं है, चुनाव लड़ने का नहीं है, वो नहीं होते इन्हें अधिकार। नॉन रेजिडेंट, ये भारतीय नागरिक होते हैं, ये भारतीय नागरिक हैं, इनके साथ इन्हें सब अधिकार हैं, सभी अधिकार हैं इनको, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये वोट भी डाल सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, सब प्रकार के अधिकार हैं, योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, घूमने जाएंगे तो इंडिया में घूमने जाएंगे तो भारतीयों की तरह ट्रीट होगा, तो कम कम फीस ली जाएगी। ये हो गया अपने एनआरआई। ये यदि कोई व्यक्ति 182 दिन से अधिक समय के लिए, 182 दिन से अधिक समय के लिए, एक वर्ष में ना, एक वर्ष में अधिक समय के लिए भारत से बाहर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। और एनआरआई डे कब होता है? एनआरआई डे जो होता है वो होता है अपने 9 जनवरी को। कब होता है? 9 जनवरी को होता है, 9 जनवरी को। क्लियर है? तो 9 जनवरी वाला याद करना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये कार्ड बनता है, ये कार्ड बनना शुरू कब हुआ था? 2002 में। जबकि ओसीआई भी इस प्रकार का ही कार्ड है। वो कार्ड कब से शुरू हुआ था? अनाउंसमेंट, घोषणा इसकी कर दी गई थी 2002 में। घोषणा कब की गई थी? 2002 में इसकी घोषणा की गई थी। और शुरुआत कब की गई थी इस कार्ड की? 2005 में शुरुआत की गई थी। और सॉरी, घोषणा 2003 में हुई थी, इसकी शुरुआत 2005 में। और पहला कार्ड जारी कब किया गया था? पहला कार्ड जारी कब किया गया था? ये 9 जनवरी 2006 को पहला कार्ड जारी किया गया था, ओसीआई। क्लियर है? इन्हें ओसीआई कार्ड जिनके पास होता है, इनके पास आजीवन वीजा है, इन्हें वीजा की जरूरत नहीं होती। वीजा की जो वो है, आजीवन वीजा इनके पास रहता है। ये भूमि भी खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि को छोड़कर इस प्रकार से भूमि खरीदने की पावर होती है। कुछ मामलों में थोड़ा सा जो है अंतर रहता है कि लिमिट लगा रखी है, जैसे कृषि वाली, बागवानी वाली भूमि आप नहीं खरीद सकते, बाकी भूमियां खरीद सकते हो। इस प्रकार के रूल्स लागू होते हैं। पीआईओ भी इसी प्रकार की सुविधा रहती है, पीआईओ। तो अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, अब एक ही माने गए हैं। तो ये पीआईओ और ओसीआई कार्ड है। 2015 में इनको मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? 2015 में। क्लियर है? तो ये था अपना पूरा चैप्टर, जिसमें अपनों ने पहले फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क बनाने के बाद कंप्लीट अपनों ने इस चैप्टर को किया है, पढ़ा है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहें बंसल क्लासेस के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने लेक्चर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में।